भारतीय सेनाओं के इतिहास के पन्ने उन जाबाज शूरवीरों की गाथाओं से भरे हुए हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस मिट्टी ने मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, लांस नायक एल्बर्ट एका और कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे बहादुर योद्धा पैदा किए, जिनकी हुंकार सुनकर दुश्मन के पैर उखड़ जाते थे। लेकिन इन्हीं महान नायकों में एक नाम ऐसा भी है जिसने अकेले ही दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत पर चोट करके उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। एक ऐसा सैनिक जो बैटलफील्ड में दुश्मनों के लिए काल बनकर टूटता था और जिसके हौसले के आगे दुनिया की सबसे मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स भी कबाड़ के ढेर में बदल गई थी। 1962 के इंडो चाइना वॉर में उन्होंने बेहद लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया और घायल होने के बाद भी वो करीब 15 किलोमीटर तक रेंगते हुए मौत को मात देकर वापस लौटे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। 3 साल बाद 1965 इंडो पाक वॉर के दौरान पंजाब के असल उत्तर के बैटलफील्ड में जब पाकिस्तान ने अमेरिका के इनविंसिबल कहे जाने वाले मोस्ट एडवांस M48 पैटर्न टैंक्स की पूरी आर्मर डिवीजन को मैदान में उतारा, तब उनके सामने एक साधारण सी जीप पर माउंटेड 106 mm RCL गन के साथ वही भारतीय वीर खड़ा था जिसने उनके छक्के छुड़ा दिए। उस जाबाज ने वो करिश्मा कर दिखाया जो दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। गोलियों की अंधाधुंध बौछार और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच सीधे मौत की आंखों में देखते हुए उस वीर ने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंक्स को तबाह कर उसके गुरूर को रौंद कर रख दिया। आखिरी सांस तक वो वीर सैनिक दुश्मन की एडवांस के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा और आखिरकार अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। ये कहानी है देश के हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की, जिनकी बहादुरी आज भी भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक साधारण से गांव धामूपुर में हुआ था। उनकी मां सकीना बेगम हाउसवाइफ थी, जबकि उनके पिता मोहम्मद उस्मान एक दर्जी थे। कपड़ों की सिलाई करके वो मुश्किल से अब्दुल हमीद समेत अपने 6 बच्चों का पालन पोषण करते थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमजोर थी कि अब्दुल हमीद 8th क्लास से आगे पढ़ाई नहीं कर सके और फिर मजबूरी में उन्हें पिता के साथ सिलाई का काम संभालना पड़ा। लेकिन सुई धागे के इस शांत काम में उनका मन कभी नहीं लगा, बल्कि उनके दिल में तो बचपन से ही फौजी बनने का सपना पल रहा था। अब्दुल हमीद बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों की तुलना में काफी मजबूत कदकाठी के थे। जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, उनका झुकाव कुश्ती और फिजिकल फिटनेस की तरफ बढ़ता गया। गाँव के अखाड़े में घंटों कसरत करना, सैकड़ों दंड बैठक लगाना और कुश्ती के नए नए दाव पेच सीखना उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। करीब 6 फीट 3 इंच लंबे अब्दुल हमीद गांव के दंगलों में भी हिस्सा लेते थे और अपनी काबिलियत से सबको चौंका देते थे। इसके साथ ही उनके भीतर अचूक निशानेबाजी का भी गजब का हुनर था। बचपन में गुलेल से वो आम के पेड़ों पर ऐसे निशाने लगाते थे कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते थे। सिर्फ ताकत ही नहीं, उनके अंदर गजब का साहस भी था। एक बार गांव के कुछ दबंग गुंडे एक गरीब किसान की खड़ी फसल पर जबरदस्ती कब्जा करने पहुंचे तो पूरा गांव चुप था। लेकिन हमीद से ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी लाठी लेकर अकेले ही उन दबंगों के सामने डट गए और आखिरकार उन दबंगों को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद काफी कम उम्र में उनका निकाह रसूलन बीबी नाम की लड़की से हुआ और आगे चलकर दोनों के एक बेटी और 4 बेटे हुए। शादी के बाद अब्दुल हमीद पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए कुछ समय तक उन्हें पिता के साथ दर्जी का काम करना पड़ा। लेकिन उनके भीतर फौजी बनने का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ। वो अक्सर दुकान पर बैठे बैठे बाहर निहारते रहते और जब भी गांव में छुट्टी पर आया कोई फौजी दिखता तो घंटों उसके पास बैठकर सेना के डिसिप्लिन, उनकी यूनिफॉर्म और देश की रक्षा के किस्से बड़े चाव से सुनते। हर ऐसी मुलाकात उनके भीतर वर्दी पहनने के सपने को और मजबूत कर देती थी। लेकिन उनके पिता उन्हें फौज में भेजने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि फौजी की नौकरी में हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। लेकिन साल 1953 में जब सेना की भर्ती निकली तो अब्दुल हमीद बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। रिक्रूटमेंट सेंटर पर हजारों नौजवानों की भीड़ थी, लेकिन अखाड़े की कसरत से बना उनका मजबूत शरीर और बेहतरीन फिजिकल फिटनेस उन्हें सबसे अलग बना रही थी। उन्होंने सभी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आसानी से पास कर लिए और जल्द ही उनका सिलेक्शन भी हो गया। जब भर्ती का लेटर घर पहुंचा तो उनके पिता पहले काफी नाराज हुए, लेकिन बेटे के अटूट इरादे और देश सेवा के जुनून के आगे आखिरकार उनका दिल पिघल गया और उन्होंने अब्दुल हमीद को दुआओं के साथ भारतीय सेना के लिए विदा कर दिया। अब्दुल हमीद की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग नसीराबाद के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में हुई, जहां उनकी अखाड़े में की गई मेहनत बहुत काम आई। जब दूसरे ट्रेनीज थकावट से बेहाल हो जाते थे, तब हमीद अपने स्टेमिना और जोश से सबको हैरान कर देते थे। ट्रेनिंग के दौरान कमांडिंग ऑफिसर्स ने उनकी अचूक निशानेबाजी को भी पहचान लिया। उनका लगभग हर शॉट बुलजाई के ठीक सेंटर पर जाकर लगता, जिसे देखकर सीनियर ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 1955 में भारतीय सेना की एलीट 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में पोस्टिंग मिली। ये सेना की वो अग्रेसिव विंग है जो दुश्मन की छाती पर सीधे वार करने और सबसे कठिन मोर्चों को फतेह करने के लिए जानी जाती है। 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में शामिल होने के बाद शुरू में अब्दुल हमीद एक राइफल कंपनी का हिस्सा रहे, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए जल्द ही उन्हें बटालियन की सबसे अहम रिकॉइललेस गन प्लाटून में ट्रांसफर कर दिया गया। यही उनके मिलिट्री करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। दरअसल इस प्लाटून की जिम्मेदारी बैटलफील्ड में दुश्मन के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने की होती थी, लेकिन 106 mm की एंटी टैंक RCL गन को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस भारी भरकम गन को किसी आर्मर्ड बंकर में रखकर नहीं, बल्कि अक्सर एक ओपन विलीज जीप में माउंट करके लगातार पोजीशन बदलते हुए ऑपरेट करना पड़ता था। लेकिन अब्दुल हमीद ने इस खतरनाक हथियार पर दिन रात मेहनत करके इतनी जबरदस्त महारत हासिल कर ली कि वो इसके मास्टर गनमैन बन गए। वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती हुई तेज जीप से भी दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर सकते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसे मैनेज करना भी मुश्किल होता जाता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और बिजनेस ग्रो करने से ज्यादा समय इन्हें मैनेज करने में निकल जाता है। ऐसे में ओडू आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, HR, मार्केटिंग, वेबसाइट और बिजनेस के कई ऑपरेशंस को एक ही जगह से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ओडू अब आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी भी लाया है। 11 और 12 सितंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ओडू एक्सपीरियंस 2026 इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। यह भारत के सबसे बड़े बिजनेस और टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक है, जहां दुनिया भर से 45,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। इस इवेंट में 200 से ज्यादा सेशंस होंगे, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस और आइडियाज शेयर करेंगे। साथ ही 180 से ज्यादा बूथ्स पर आप नए बिजनेस सॉल्यूशंस देख सकेंगे और एक्सपर्ट से सीधे बातचीत भी कर पाएंगे। इसी इवेंट में ओडू का नया वर्जन ओडू 20 भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस इवेंट का बेसिक पास बिल्कुल फ्री है, यानी आप मुफ्त में कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन और वर्कशॉप्स में शामिल हो सकते हैं। अगर आप और भी गहराई से सीखना चाहते हैं तो 10 सितंबर को होने वाली मास्टर क्लासेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। ये सही लोगों से नेटवर्क करने और एक्सपर्ट से सीखने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी फ्री पास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। पहली बार अब्दुल हमीद को किसी बड़े युद्ध में उतरने का मौका मिला। उनकी 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तुरंत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भेजा गया, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहां उन्हें 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ नमकाचू सेक्टर में चीनी घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी मिली। ये युद्ध भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल सिचुएशंस में लड़ा जा रहा था। भारतीय सैनिकों को अचानक मैदानों से उठकर 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर लड़ना पड़ रहा था, जहां उनके पास हाड़ कपा देने वाली सर्दियों से बचने के लिए ना तो हेवी विंटर गियर और स्नो बूट्स थे और ना ही चीनी सेना के मॉडर्न एंड हेवी आर्टिलरी का मुकाबला करने के लिए सफिशिएंट सप्लाईज थी। इसके अलावा चीनी सेना पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों पर काबिज थी और लगातार नीचे भारतीय चौकियों पर भारी अटैक कर रही थी। चारों तरफ बर्फ पर खून बिखर रहा था और अब्दुल हमीद के कई जाबाज साथी उनकी आंखों के सामने शहीद हो चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमीद का ना तो हौसला डगमगाया और ना ही वो अपनी पोजीशन से 1 इंच पीछे हटे। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद 4 ग्रेनेडियर्स के पास गोला बारूद और दूसरी जरूरी सप्लाईज लगभग खत्म हो गई और ऐसे में आखिरकार बटालियन को पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ से पीछे हटना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। बर्फ से ढकी उस बियाबान पहाड़ी पर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। कड़कड़ाती ठंड थी, आसमान से बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ चीनी सैनिक भारतीय
टुकड़ियों को ढूंढ ढूंढ कर बंदी बना रहे थे या सीधे गोली मार रहे थे। ऐसी जानलेवा स्थिति में कोई भी आम इंसान मानसिक रूप से टूट जाता और अपनी मौत का इंतजार करने लगता। लेकिन अब्दुल हमीद तो जैसे किसी और ही मिट्टी के बने थे। दुश्मन की शेलिंग में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के साथ उस बर्फीली, पथरीली और कटीली जमीन पर अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया। करीब 14 से 15 किलोमीटर तक लगातार रेंगने के बाद वो कई घंटों बाद अपने कैंप तक पहुंचने में सफल रहे, जहां उन्हें तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। अनफॉर्चुनेटली 1962 का युद्ध भारत के लिए भले ही दर्दनाक साबित हुआ और भारत की हार हुई, लेकिन इस युद्ध ने अब्दुल हमीद को और भी निडर और अनुभवी सैनिक बना दिया। उनके भीतर से अब मौत का भी खौफ खत्म हो चुका था और उनकी इसी वीरता को देखते हुए उन्हें प्रमोट करके कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार बना दिया गया। साल 1962 की हार ने पूरे देश का मनोबल झकझोर दिया था। उसके 2 साल बाद 1964 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री नए प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को यह गुमान हो गया कि भारत की कमान एक कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है और भारतीय सेना 1962 की हार के बाद कमजोर हो गई है। अयूब खान को लगा कि यही कश्मीर पर कब्जा करने का सबसे सही मौका है। इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने 1 अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और फिर 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर पर बड़ा हमला बोल दिया ताकि वो भारतीय सप्लाई लाइंस काट कर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर सके। लेकिन शुरुआती बढ़त के बावजूद भारतीय सेना ने इस हमले को भी रोक दिया। इसके बाद 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कैबिनेट और तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और फैसला हुआ कि अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान को उसी की जमीन पर जवाब देगा। कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया और देखते ही देखते भारतीय जवान लाहौर और सियालकोट सेक्टर के काफी करीब पहुंच गए और कुछ ही दिन में भारतीय सैनिकों ने लाहौर से कुछ ही किलोमीटर दूर बरकी पुलिस स्टेशन पर तिरंगा भी फहरा दिया। भारत के इस जवाब ने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। इस चौतरफा दबाव से बौखलाकर पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के खेमकरण सेक्टर के रास्ते भारत के भीतरी इलाकों में घुसने का एक नया प्लान तैयार किया। पाकिस्तान का इरादा खेमकरण पर कब्जा करके सीधे अमृतसर जलंधर हाईवे को काटना और आगे बढ़ते हुए ब्यास रिवर के पुलों पर कंट्रोल हासिल करना था। अगर ऐसा हो जाता तो पंजाब देश के बाकी हिस्से से कट सकता था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इसके बाद भारत कश्मीर के मुद्दे पर उसकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस अटैक की कमान पाकिस्तान के 1st आर्मर्ड डिवीजन के हाथों में थी, जिसे उस दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले अमेरिकी M48 पैटर्न टैंक मिले हुए थे। इन भारी भरकम और मॉडर्न तोपों से लैस टैंकों के घमंड में चूर पाकिस्तानी जनरल ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय सेना उनके इन टैंक्स के सामने चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी और वो बड़ी आसानी से अमृतसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पंजाब के तरन तारन जिले के एक छोटे से गांव असल उत्तर में भारतीय सेना के जाबाज उनके इन पावरफुल टैंक्स का कब्रिस्तान बना देंगे। पाकिस्तानी आर्मर्ड अटैक की भनक भारतीय सेना के ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज को पहले ही लग चुकी थी। वो जानते थे कि इंडियन इन्फेंट्री के लिए पाकिस्तान के एडवांस पैटर्न टैंकों का सीधा मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी तैयार की जिसे मिलिट्री की भाषा में हॉर्स शू फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन के टैंकों को जानबूझकर भीतर तक आने देना और फिर उन्हें तीनों तरफ से घेर कर तबाह कर देना था। तरन तारन जिले के असल उत्तर चीमा और भिकीविंड गांव इस फॉर्मेशन की अहम भूमिका में थे। इस प्लान के तहत अमृतसर जाने वाले मुख्य रास्ते पर सबसे पीछे भिकीविंड को बेस बनाया गया, जो भारतीय सेना का बेस एंड सप्लाई हब था। उसके थोड़ा आगे चीमा विलेज के पास डिफेंस की एक मजबूत लाइन खड़ी की गई और दुश्मन को फंसाने के लिए सबसे आगे के मोर्चे पर असल उत्तर गांव को रखा गया। भारतीय कमांडर्स ने जानबूझकर असल उत्तर से पहले की फॉरवर्ड डिफेंसिव लाइंस को थोड़ा ढीला छोड़ दिया ताकि पाकिस्तानी टैंक घमंड में बिना किसी डर के भारत की सीमा के काफी अंदर तक घुस आए और उन्हें साइड से घेर कर मारा जा सके। इस फॉर्मेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय जवानों ने असल उत्तर और चीमा के बीच फैले गन्ने और कपास के खेतों के बीच करीब 3 फीट गहरी खाइयां खोद दी, जहां इन्फेंट्री और एंटी टैंक टीम्स पूरी तरह छिपकर बैठ सके। यहां 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन के साथ साथ कई और बटालियंस तैनात की गई। अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को इस फॉर्मेशन की सबसे खतरनाक फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात किया गया और 106 mm RCL जीप्स की एक टीम की कमान अब्दुल हमीद को सौंपी गई।
अब्दुल हमीद खुली विलीज जीप में अपनी पसंदीदा 106 mm RCL गन को लोड किए हुए गन्ने के घने खेतों की ओट में बैठे दुश्मन के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ उनकी जीप का ड्राइवर और RCL गन में गोला भरने वाला लोडर मौजूद था। जैसे ही 8 सितंबर 1965 की सुबह होती है, वैसे ही खेतों की खामोशी पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स के इंजनों की गड़गड़ाहट से टूट जाती है। पाकिस्तानी सेना पहले ही इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर खेमकरण पर हमला करके उस पर कब्जा कर चुकी थी, इसलिए पाकिस्तानी कमांडर्स ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो बिना किसी रुकावट के असल उत्तर चीमा और भीखीविंड को पार करके सीधे अमृतसर हाईवे तक पहुंच जाएंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो धीरे धीरे भारतीय सेना के बिछाए हुए जाल के भीतर घुसते जा रहे हैं। गन्ने के खेतों में छिपे भारतीय जवान सांस रोके बैठे थे। अब्दुल हमीद पाकिस्तान टैंक्स को अपनी रेंज में आने के इंतजार में थे। जैसे ही पहला पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद की पोजीशन से करीब 30 यार्ड्स की दूरी पर पहुंचा, उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी RCL गन का ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल एंटी टैंक शेल सीधे पैटर्न टैंक के आर्मर को चीरता हुआ अंदर जा घुसा और कुछ ही सेकंड में वो टैंक आग का गोला बन गया। अब्दुल हमीद का यह वार इतना जबरदस्त था कि इस डिस्ट्रॉय हुए टैंक के ठीक पीछे आ रहे 2 अन्य पैटर्न टैंकों में सवार पाकिस्तानी क्रू डर के मारे अपने टैंकों को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भारतीय सेना ने उन दोनों टैंक्स पर भी कब्जा कर लिया। इस झटके से बौखलाकर करीब 11:30 बजे पाकिस्तान ने भारतीय पोजीशंस पर भारी आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। काफी देर तक गोलाबारी चलती रही और पाकिस्तानी टैंक्स को उम्मीद थी कि अब उनका रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस बार भी अब्दुल हमीद तैयार बैठे थे। उन्होंने गन्ने के खेतों की ओट से अपनी जीप की पोजीशन बदली और निशाना साधते हुए करीब आए दूसरे पैटर्न टैंक के भी पर खच्चे उड़ा दिए। इस तरह 8 सितंबर का दिन खत्म होते होते भारतीय जवान पाकिस्तान के कई टैंक्स तबाह कर चुके थे, जिनमें से 2 का शिकार अकेले अब्दुल हमीद ने किया था। रात होते ही भारतीय इंजीनियर्स ने पूरे इलाके में एंटी टैंक माइंस बिछा दी ताकि जब अगली सुबह पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े तो उनमें से कई टैंक्स माइंस की चपेट में आकर ही ढेर हो जाए। उधर लगातार मिल रही नाकामी ने पाकिस्तानी कमांडर्स की बेचैनी बढ़ा दी। उन्होंने तय किया कि अगला टैंक अटैक शुरू करने से पहले भारतीय फॉरवर्ड पोजीशंस को हवाई हमलों से कमजोर किया जाएगा। इसी मकसद से 9 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 सेबर फाइटर जेट्स भारतीय फ्रंट लाइन्स के ऊपर आ पहुंचे और लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए उन्होंने 4 ग्रेनेडियर्स की फॉरवर्ड पोजीशंस पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन इस बमबारी के बीच भी अब्दुल हमीद अपनी RCL जीप और क्रू के साथ गन्ने के खेतों में छिपे रहे। जैसे ही हवाई हमला खत्म हुआ, वो तुरंत वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। इसके बाद पूरे दिन पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंक्स के साथ एक के बाद एक कई वेव अटैक्स किए, लेकिन हर बार अब्दुल हमीद अपनी जीप की पोजीशन बदल देते, निशाना साधते और हमला करके तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाते। उनकी यही शूट एंड स्कूट टेक्निक पाकिस्तानी टैंक कमांडर्स के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। असल में पैटर्न टैंक का फ्रंट आर्मर बेहद मजबूत था, लेकिन इसका साइड आर्मर कमजोर था। अब्दुल हमीद हर बार इसी कमजोरी का फायदा उठाते। जैसे ही कोई टैंक उनके पास से गुजरता, वो उसकी साइड पर सटीक निशाना लगाते और अगले ही पल टैंक आग के गोले में बदल जाता। 9 सितंबर की शाम तक अब्दुल हमीद ने 2 और पैटर्न टैंक्स तबाह कर दिए और इस तरह उन्होंने 2 दिनों में अकेले 4 पैटर्न टैंक्स को मलबे का ढेर बना दिया। वही 4 ग्रेनेडियर्स के बाकी जवानों ने भी कई और टैंक्स तबाह किए और कई पाकिस्तानी क्रूज अपने टैंक्स छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अब पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स को भी समझ आने लगा था कि पंजाब के इस मोर्चे पर हालात उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टे हैं। लेकिन पाकिस्तान के टैंक्स की और मुश्किलें बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने अपना एक और जबरदस्त दाव चला। 9 सितंबर की रात इंडियन आर्मी ने पास की रोही कैनाल का पानी असल उत्तर के गन्ने और कपास के खेतों में छोड़ दिया। सुबह होने तक पूरा खेत पानी से भर गया। एक तरफ भारतीय सेना पहले ही पूरे इलाके में एंटी टैंक माइंस बिछा चुकी थी, तो दूसरी तरफ पानी से भरे ये खेत पाकिस्तान के 40 टन वजनी पैटर्न टैंक्स के लिए मौत का जाल साबित होने वाले थे। इसके बाद 10 सितंबर 1965 का वो दिन शुरू हुआ जब दुनिया जाबाजी, बहादुरी और अल्टीमेट सैक्रिफाइस की एक मिसाल देखने वाली थी। कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक मामूली दर्जी का बेटा अपने देश की रक्षा के लिए रणभूमि में एक ऐसा कारनामा करने वाला था जिससे पाकिस्तानी फौज के जनरलों के होश उड़ने वाले थे। अब्दुल हमीद 10 सितंबर को सुबह बहुत जल्दी उठे। उन्होंने वजू किया, नमाज अदा की और अपनी पसंदीदा RCL गन का मेंटेनेंस चेक कर वापस गन्ने
गन्ने के खेतों के बीच अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पर आकर तैनात हो गए। उन्हें पता था कि आज की लड़ाई पिछले दिनों से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। उधर पाकिस्तानी सेना भी अपनी पिछली नाकामियों से सबक ले चुकी थी। 8 और 9 सितंबर को कई पैटर्न टैंक्स खोने के बाद अब उसने हर हाल में भारतीय डिफेंस लाइन तोड़ने का फैसला कर लिया था। ऐसे में ठीक सुबह 8 बजे पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय पोजीशंस पर ऐसी भयानक आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी जैसी इस पूरी लड़ाई में पहले कभी नहीं देखी गई थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद का काला धुआं और धूल का गुबार नजर आ रहा था। इधर भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तानी तोपों को जमकर जवाब दिया जा रहा था, लेकिन करीब 1 घंटे तक चली इस भीषण गोलाबारी के बाद धूल और धुएं की आड़ में पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को आगे बढ़ने का मौका मिल गया और सुबह 9 बजे तक कई पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर्स की फॉरवर्ड डिफेंसिव लाइन को ब्रीच करके उसे क्रॉस कर लिया। बैटल ग्राउंड की सिचुएशन अब एकदम नाजुक और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। अगर इन पाकिस्तानी टैंकों को यही नहीं रोका जाता तो आगे भीखीविंड जंक्शन और वहां से अमृतसर हाईवे तक का रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल सकता था। लेकिन भारतीय सेना का असल खेल अब शुरू होने वाला था। पिछली रात भारतीय सेना ने नहरों का जो पानी असल उत्तर के गन्ने और कपास के खेतों में छोड़ा था, उस वजह से वो खेत गहरे दलदल में बदल गए। जैसे ही पाकिस्तान के भारी भरकम पैटर्न टैंक्स इन खेतों में घुसे, उनकी रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी और वो दलदली मिट्टी में धंसने लगे। आगे के पाकिस्तानी टैंक्स के कीचड़ में फंसने की वजह से पीछे आ रहे दूसरे टैंक्स भी वही रुकते चले गए। कुछ ही देर में पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड कॉलम बुरी तरह फंस चुकी थी। यही वो मौका था जिसका भारतीय सेना इंतजार कर रही थी। जैसे ही दुश्मन के टैंक्स रुकने लगे, भारतीय आर्टिलरी, इन्फेंट्री और एंटी टैंक टीम्स ने एक साथ हमला बोल दिया। गन्ने के घने खेतों में छिपे भारतीय जवान दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि खुले मैदान में फंसे पाकिस्तानी टैंक्स अब आसान निशाना बन चुके थे। इसी बीच अब्दुल हमीद ने अपने ड्राइवर को जीप दाहिने फ्लैंक की तरफ ले जाने का इशारा किया। विलीज जीप गन्ने के खेतों के बीच तेजी से अपनी पोजीशन बदलती हुई ऐसी जगह जा पहुंची जहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी टैंक्स का साइड आर्मर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यही वो मौका था जिसका अब्दुल हमीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक पैटर्न टैंक उनकी परफेक्ट शूटिंग रेंज में आया, उन्होंने बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा दिया और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पूरा टैंक आग की लपटों में घिर गया। लेकिन अब्दुल हमीद अच्छी तरह जानते थे कि उनकी आरसीएल गन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ब्लैक ब्लास्ट था। हर शॉट के बाद गन के पीछे से निकलने वाली आग और धुएं की लपटें दुश्मन को उनकी पोजीशन बता सकती थी। इसलिए टैंक को उड़ाते ही उन्होंने अपने ड्राइवर को तुरंत जीप पीछे लेने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में जीप गन्ने के दूसरे खेत की ओट में जा पहुंची और वहां आरसीएल गन को दोबारा पूरी फुर्ती के साथ रिलोड किया गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैटर्न टैंक उनकी रेंज में आ गया और अब्दुल हमीद ने उस पर निशाना साध दिया। देखते ही देखते ये दूसरा पैटर्न टैंक भी धुएं और आग के गुबार में बदल गया। इस तरह 10 सितंबर की सुबह के शुरुआती कुछ घंटों में ही अब्दुल हमीद 2 और पैटर्न टैंक्स तबाह कर चुके थे। लेकिन अब तक पाकिस्तानी टैंक क्रूज भी पूरी तरह समझ चुके थे कि हर बार फायर करने के बाद अब्दुल हमीद तुरंत अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। अगर उन्हें रोकना था तो सबसे पहले उनकी उस स्ट्रैटेजी को खत्म करना जरूरी था। यही सोचकर पाकिस्तानी टैंकों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और अब्दुल हमीद की पोजीशन का अंदाजा लगाकर पूरे इलाके पर अपनी 90 mm टैंक गन्स और मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार हो रहे एक्सप्लोजन से गन्ने के खेतों में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में धुएं और आग की लपटों ने पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लिया। जिन खेतों ने पिछले 2 दिनों तक अब्दुल हमीद को दुश्मन की नजरों से छिपा रखा था, वही नेचुरल कवर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब्दुल हमीद समझ चुके थे कि अब उनकी टीम का जीप पर रहना बेहद खतरनाक हो चुका है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए अपने ड्राइवर और लोडर को तुरंत जीप से उतरकर पास की ट्रेंचेस में डिफेंसिव कवर लेने का ऑर्डर दिया। दोनों जवान भारी मन से अपने कमांडर को अकेला छोड़कर खाइयों में चले गए। अब उस विलीज जीप में सिर्फ अब्दुल हमीद रह गए, जो खुद ही जीप चला रहे थे, खुद ही अपना पोजीशन बदल रहे थे और खुद ही आरसीएल गन को रीलोड करके फायर भी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर अपनी जीप को दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ाया और दुश्मन के एक और पैटर्न टैंक के साइड आर्मर पर निशाना साध दिया। अगले ही पल आरसीएल गन से निकला शेल सीधे टैंक के अंदर जा घुसा और वो भी जोरदार धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया।
अब तक सिर्फ 3 दिनों के भीतर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक्स तबाह कर चुके थे। उनकी इस बहादुरी ने पाकिस्तान की आर्मर्ड एडवांस की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। गन्ने के खेत लगभग पूरी तरह जल चुके थे और अब हर बार पोजीशन बदलने के बावजूद उनकी जीप खुले मैदान में दुश्मन की नजरों से बच नहीं पा रही थी। ऐसे में जैसे ही उन्होंने एक और बेहतर फ्लैंकिंग पोजीशन लेने के लिए अपनी जीप आगे बढ़ाई, धुएं और धूल के घने गुबार के बीच से अचानक एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक उनके ठीक सामने महज 100 मीटर की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। ये नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोनों जानते थे कि जो पहले फायर करेगा वही बचेगा। पूरे बैटलफील्ड में मानो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था और फिर अगले ही पल दोनों तरफ से लगभग एक साथ ट्रिगर दबा दिए गए। अब्दुल हमीद की आरसीएल गन से निकला शेल हवा को चीरता हुआ सीधे पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के आर्मर में जा घुसा और जोरदार विस्फोट के साथ पूरा टैंक आग की लपटों में घिर गया। यह अब्दुल हमीद का 8वां टारगेट था। लेकिन उसी पल दुश्मन के टैंक से निकला 90 mm शेल भी सीधे अब्दुल हमीद की विलीज जीप से जा टकराया। पूरे बैटलफील्ड में आग और धुएं का विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। जीप के परखच्चे उड़ गए और भारत माँ का वो वीर सपूत जिसने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न पैटर्न टैंक्स का घमंड चकनाचूर कर दिया था, सिर्फ 32 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। अब्दुल हमीद की शहादत के बाद भारतीय सैनिकों ने और भी आक्रामक होकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर तैनात भारतीय सेंचुरियन टैंक्स भी एक एक करके दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाने लगे। 10 सितंबर की दोपहर तक पाकिस्तान का हमला पूरी तरह बिखर चुका था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पाकिस्तान के आर्टिलरी कमांडर ब्रिगेडियर AR शामी खुद बैटलफील्ड का जायजा लेने आगे आए, लेकिन भारतीय सैनिकों के हमले में वो भी मारे गए। दलदल में फंसे पैटर्न टैंक्स और चारों तरफ से हो रहे भारतीय हमलों के बीच अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए कई नए पैटर्न टैंक्स को वो चालू हालत में ही छोड़कर मैदान से भाग निकले। 10 सितंबर का सूरज ढलते ढलते पाकिस्तान का पूरा ऑफेंसिव पूरी तरह नाकाम हो गया था। पाकिस्तान के लिए ये इतनी बुरी हार थी कि अकेले बैटल ऑफ असल उत्तर में ही उसने अपने 97 टैंक्स गंवाए, जिनमें से 72 पैटर्न टैंक्स थे। इसके मुकाबले भारत ने इस भीषण लड़ाई में लगभग 10 टैंक्स खोए। आगे चलकर यही जगह पैटर्न नगर और पैटर्न टैंक्स ग्रेवयार्ड के नाम से मशहूर हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल माना जाता है, जिसने 1965 के युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। चूंकि दूसरे मोर्चों पर भी पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि भारत से जीतना उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में वो मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका की शरण में जा पहुंचा। बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के बाद 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हुआ और 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुए ताशकंद एग्रीमेंट के बाद इस युद्ध का ऑफिशियली एंड हो गया। इस युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी, इसलिए मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। वो आजाद भारत के 10वें परमवीर चक्र अवार्डी बने और 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के पहले सैनिक थे जिन्हें यह सर्वोच्च सम्मान मिला। आज पंजाब के असल उत्तर में उनकी मजार हर भारतीय को उनकी बहादुरी की याद दिलाती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई मेडल या स्मारक नहीं बल्कि वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले, जज्बे और नेतृत्व से जीते जाते हैं। और अपनी इसी बहादुरी की वजह से अब्दुल हमीद का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा।